हेलो एवरीवन, वेलकम टू ड्रीम एकेडमी। ये है हमारा मेटल्स एंड नॉन मेटल्स का लेक्चर नंबर 7। अब हम देखने वाले हैं नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज हाउ डू मेटल्स एंड नॉन मेटल्स रिएक्ट। एक्चुअली ये टॉपिक और कुछ नहीं है, ये है फॉर्मेशन ऑफ आयनिक बॉन्ड और यू कैन से कोवेलेंट बॉन्ड। क्योंकि जब मेटल और नॉन मेटल आपस में रिएक्ट करते हैं तो आयनिक बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं, तो इसीलिए हमारा टॉपिक और क्या कह सकते हैं, आयनिक बॉन्ड और कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन भी कह सकते हैं। अब हम समझते हैं कि आयनिक बॉन्ड किस तरह से फॉर्म होता है, मेटल और नॉन मेटल किस तरह से रिएक्ट करके आयनिक बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं। चलिए समझना स्टार्ट करते हैं। जब मेटल और नॉन मेटल आपस में रिएक्ट करते हैं तो ये फॉर्म करते हैं एक कंपाउंड जिसको हम बोलते हैं आयनिक कंपाउंड। पहले तो हम ये समझ लेते हैं कि मेटल और नॉन मेटल रिएक्ट क्यों करते हैं और कैसे करते हैं। मेटल जो होता है ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग नेचर का होता है, तो इसको हम सीधे लिख सकते हैं इलेक्ट्रॉन डोनर। और नॉन मेटल कैसा होता है, नॉन मेटल होता है इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर नेचर का। क्लियर है। अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन के अकॉर्डिंग देखें तो मेटल के आउटर मोस्ट में मोस्टली 1 या 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं और वो उनको डोनेट करके इलेक्ट्रॉन डोनर नेचर शो करते हैं, जबकि नॉन मेटल के आउटर मोस्ट में अपनी स्टेबिलिटी को कंप्लीट करने के लिए 1 या 2 इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट होती है, जिसकी वजह से वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर नेचर शो करते हैं। और इस तरह से मेटल कंप्लीटली इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर देगा और नॉन मेटल कंप्लीटली इलेक्ट्रॉन को गेन कर लेगा, और इस तरह से कंप्लीट इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर से इनके बीच में कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है। तो जब भी कंप्लीट ट्रांसफर से कंपाउंड का फॉर्मेशन होगा तो उसको हम क्या बोलेंगे, आयनिक कंपाउंड बोलेंगे। क्लियर है, समझते हैं। चलिए, ये हमने ले लिया एक मेटल सोडियम और इसका रिएक्शन हम नॉन मेटल से कर देते हैं क्लोरीन से। ये दोनों आपस में किस तरह से रिएक्ट करेंगे। सोडियम का एटॉमिक नंबर 11, तो 11 के अकॉर्डिंग इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या होगा, 281। तो ये अपने इस 1 इलेक्ट्रॉन को इजीली डोनेट करके किस तरह से बनना चाहेगा, ये Na 1 इलेक्ट्रॉन को डोनेट करके Na+ फॉर्म करना चाहेगा। पॉजिटिव चार्ज क्यों आएगा इसके बारे में हम लोग पहले डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, तो सोडियम 1 इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर देगा और क्या बना लेगा, ये Na+ चार्ज बना लेगा। नेक्स्ट क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17, तो अगर इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन देखें तो 2 8 और ये 7। अगर इलेक्ट्रॉन का ऑर्डर हम जानते हैं इलेक्ट्रॉन की स्टेबिलिटी का तो हमको अच्छे से पता होगा 2 8 8 18 18 32 32, ये हमारा इलेक्ट्रॉन की स्टेबिलिटी का ऑर्डर होता है। चलिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 2 8 8 18 18 32 32। अगर ऑर्बिट में इतने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है इसका मतलब वो ऑर्बिट स्टेबल होगा। तो थर्ड ऑर्बिट में इस क्लोरीन को अपने आप को स्टेबल करने के लिए सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है, फिर 7 + 1 8 हो जाएगा। तो ये क्या करता है, ये यहाँ पर क्लोरीन 1 इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा और अपने आप को Cl- फॉर्म में एडजस्ट कर लेता है। क्लियर है। और इस तरह से सोडियम ने 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट किया और उस इलेक्ट्रॉन को किसने गेन किया, इस क्लोरीन ने, और फाइनली क्या बन जाता है, NaCl। तो यहाँ पर जब सोडियम और क्लोरीन कंबाइन होते हैं तो क्या फॉर्म होता है, NaCl। क्लियर है। तो ये NaCl कैसे फॉर्म हुआ, सोडियम ने 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट किया क्लोरीन को और क्लोरीन ने गेन करके क्या बना लिया, यहाँ पे NaCl कंपाउंड बना लिया। तो यहाँ पे जो कंपाउंड बन रहा है वो इलेक्ट्रॉन के कंप्लीट ट्रांसफर से बन रहा है। कंप्लीट ट्रांसफर मतलब एक ने कंप्लीट दे दिया, दूसरे ने कंप्लीटली ले लिया। तो जब भी कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन से कंपाउंड बनेगा तो उसको हम बोलेंगे आयनिक कंपाउंड, और उनके बीच में जो बॉन्ड बनता है उसको हम बोलते हैं आयनिक बॉन्ड। क्लियर है। तो यहाँ पे बैलेंस कर लेते हैं, ये 2 है तो यहाँ पे 2 हो जाएगा और यहाँ पे 2 हो गया। समझ आया। अब देखो, अगर हम इसको शॉर्ट में कभी भी आगे समझना रहेगा तो हम तुरंत समझ जाएंगे कि यहाँ पर जो कॉम्बिनेशन है ये कैसे बना हुआ है, ये है Na+ का और ये Cl- का। क्लियर है। अभी मैं काफ़ी सारे मेटल्स और नॉन मेटल्स के पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज के बारे में बताने वाला हूँ, जिससे एक प्रॉब्लम जो स्टूडेंट को होता है कि कंपाउंड कैसे फॉर्म होते हैं वो आपको कभी नहीं होगी। क्लियर है। तो यहाँ हमने क्या समझा कि मेटल और नॉन मेटल किस तरह से रिएक्ट करते हैं, और रिएक्ट करने के बाद
जरा देखो यहाँ पे रिएक्ट करने के बाद जो NaCl बना है, इस NaCl को मैं थोड़े से और डिटेल में बात करता हूँ। ये हमारे पास है NaCl। तो ये जो NaCl बना है ये किससे बना है? ये दो चार्ज से बना है, Na+ और Cl- से। क्लियर है? और जब भी दो अपोजिट चार्ज एक दूसरे के क्लोज आएंगे तो उनमें क्या होगा? अट्रैक्शन होगा। और ये जो अट्रैक्शन है, सिंपल सी बात है, कोई ना कोई फोर्स की वजह से हुआ है। तो इन दोनों चार्ज के बीच में, ये हमारा पॉजिटिव चार्ज आयन और ये नेगेटिव चार्ज आयन, इन दोनों के बीच में जो भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वर्क करेगा, इनके बीच में जो भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वर्क करेगा, उस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। क्या बोलेंगे? इसके बीच में जो फोर्स वर्क करेगा, यहां मैं लिख देता हूं, इनके बीच में जो फोर्स वर्क करेगा उसको हम बोलेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, शॉर्ट में लिख दिया FOA। या इसी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को हम लोग कूलम्बिक फोर्स भी कहते हैं। कूलम्बिक फोर्स, ये हमको क्लास 12th में क्लियर समझ आता है कि हम लोग कूलम्बिक फोर्स क्यों बोलते हैं, क्योंकि दो चार्ज के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है इसको लॉ कूलम्ब जी ने दिया है, तो इसलिए क्या बोला जाता है? कूलम्बिक फोर्स बोलते हैं। क्लियर है? और ये जो कूलम्बिक फोर्स होता है या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, ये काफ़ी स्ट्रांग होता है। और इसके इसी स्ट्रांग नेचर की वजह से जो आयनिक कंपाउंड फॉर्म होते हैं वो सॉलिड स्टेट में होते हैं और साथ ही काफ़ी हार्ड नेचर के होते हैं। और हार्ड नेचर के होते हैं तो इतने हार्ड होते हैं कि इनको फ्लेक्सिबिलिटी नहीं रहती है इनमें, और फ्लेक्सिबिलिटी अगर नहीं है मतलब ब्रिटल नेचर के होते हैं। क्लियर है? तो इसके बारे में आगे डिटेल में डिस्कशन करेंगे, बट हमको यहाँ क्या क्या बातें जो ध्यान में रखनी है, पहला चीज़ तो ये कि मेटल और नॉन मेटल किस तरह से रिएक्ट करते हैं। मेटल कंप्लीटली इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा और नॉन मेटल कंप्लीटली इलेक्ट्रॉन को गेन कर लेगा, और फिर वो क्या फॉर्म करते हैं? आयनिक कंपाउंड फॉर्म करते हैं। तो जो आयनिक कंपाउंड फॉर्म होता है ये किनके बीच में फॉर्म होता है? ये होता है पॉजिटिव आयंस, ठीक है, और निगेटिव आयन। ये पॉजिटिव आयन और निगेटिव आयन के बीच में फॉर्म होता है। और दो आयन, जो चार्ज आयन है, उनके बीच में कौन सा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वर्क करेगा? उनके बीच में वर्क करेगा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। क्लियर बात है? चलिए, तो इसको आप अच्छे से नोट कर लीजिए, और मैं इसका नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगा, तो वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है? तो चलिए इसको मैं इरेज करता हूं ताकि आपको नोट करने में कोई परेशानी ना हो। ठीक है? इनके बीच में कौन सा फोर्स वर्क करेगा? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वर्क्स बिटवीन आयंस। क्लियर है? चलो, इसको आप अच्छे से लिख लो। तो अभी हमने समझा कि आयनिक बॉन्ड का फॉर्मेशन किस तरह से होता है। अब हम आयनिक बॉन्ड और आयनिक कंपाउंड को डिफाइन कर लेते हैं। फर्स्ट हम बात कर लेते हैं आयनिक बॉन्ड, जिसको भी हमने समझा है आयनिक बॉन्ड। तो आयनिक बॉन्ड क्या है? आयनिक बॉन्ड इज अ बॉन्ड विच इज फॉर्म्ड बिटवीन एलिमेंट बाय द कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो चलिए शॉर्ट में लिखता हूं मैं, द बॉन्ड, और यू कैन से बॉन्ड्स फॉर्म्ड बिटवीन elements by the complete transfer of electrons are known as आयनिक बॉन्ड्स। क्लियर है? या आयनिक बॉन्ड्स को हम और क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड भी कहेंगे। अब देखो नेक्स्ट हम देख लेते हैं आयनिक कंपाउंड। आयनिक कंपाउंड्स क्या होंगे? ऐसे कंपाउंड जो आयनिक बॉन्ड की वजह से फॉर्म होते हैं उनको हम क्या बोलेंगे? आयनिक कंपाउंड्स कहेंगे। आयनिक कंपाउंड्स are the compounds which formed by the
आयनिक बॉन्ड, ठीक है। ऐसे कंपाउंड जो आयनिक बॉन्ड से फॉर्म होते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, उन्हें हम कहते हैं आयनिक कंपाउंड। और आयनिक कंपाउंड जो होते हैं ये किसके बीच में बनते हैं, आयनिक कंपाउंड जो होते हैं दो चार्ज के कंबाइन होने की वजह से बनते हैं। और उनके बीच में कौन सा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वर्क करेगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो उसको भी लिख लेते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज वर्कड between the ions of ionic compound, आयनिक कंपाउंड्स। क्लियर बात है। अगर हम एग्जाम्पल देखना चाहें तो चलिए, जैसे मैंने पहले लिखा हुआ था, जब सोडियम और क्लोरीन आपस में कंबाइन होंगे तो क्या फॉर्म करेंगे, NaCl। तो ये बैलेंस कर लेते हैं इसको। और इसके अलावा हम एग्जांपल देख सकते हैं, अगर मैग्नीशियम क्लोरीन से कंबाइन हो तो मैग्नीशियम 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है, मतलब 2+ चार्ज बना सकता है। तो ये कैसे हो जाएगा, देखो MgCl2 बना लेगा ये। क्लियर है। इसके अलावा हम और भी देख सकते हैं, जैसे मान लो अगर मैग्नीशियम ऑक्सीजन से कंबाइन हुआ, अगर मैग्नीशियम ऑक्सीजन से कंबाइन हुआ तो ये क्या बना लेगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड बना लेगा। ऐसा क्यों, क्योंकि मैग्नीशियम 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है और ऑक्सीजन 1 इलेक्ट्रॉन गेन कर सकता है। तो दोनों के एक एक एलिमेंट यहाँ से कंबाइन होके मैग्नीशियम ऑक्साइड बना लेंगे। बैलेंस कर लो, ये हो जाएगा बैलेंस। ठीक है। अगर आप कॉपर का रिएक्शन कराना चाहो, कॉपर ऑक्साइड, कॉपर प्लस ऑक्सीजन क्या बना लेंगे, कॉपर ऑक्साइड। बैलेंस कर लेते हैं, ये देखो बैलेंस हो गया। क्लियर है। तो इस तरह से बहुत सारे हम आयनिक कंपाउंड का एग्जाम्पल देख सकते हैं। अब हम देखते हैं कि आयनिक कंपाउंड को हम आसान तरीके से कैसे बना सकते हैं, क्योंकि ज़्यादातर बच्चों को ये प्रॉब्लम होती है कि आयनिक कंपाउंड में कौन कौन से एलिमेंट में कितने कितने चार्ज प्रेजेंट है और वो किस तरह से कंबाइन हुए हैं, इनको आइडेंटिफाई करने में दिक्कत होती है। तो अब हम काफ़ी सारे मेटल्स और नॉन मेटल्स में चार्ज किस तरह से रहते हैं उसको समझते हैं, फिर उससे कंपाउंड बनाना आसान हो जाएगा। तो पहला आप इसको नोट कर लीजिए, फिर उसके बाद हम आगे देखते हैं। चलिए अब हम कंपाउंड को फॉर्म करना सीखते हैं। कंपाउंड फॉर्म करने के लिए हमको उस कंपाउंड में प्रेजेंट एलिमेंट में कितने कितने चार्ज होते हैं ये जानना जरूरी है। तो हम एलिमेंट के चार्ज को 2 कैटेगरी में डिवाइड कर लेंगे, फर्स्ट पॉजिटिव चार्ज आयंस और सेकंड नेगेटिव चार्ज आयंस। और दोनों में चार्ज को पहले समझ लेते हैं, फिर हम कंपाउंड बनाना सीखते हैं। तो इस साइड में मैं लिख लेता हूं पॉजिटिव चार्ज आयंस और इस साइड अपन लिख लेंगे नेगेटिव चार्ज आयंस। ठीक है। तो मोस्टली जो मेटल्स होते हैं उनमें पॉजिटिव चार्ज लगता है। अब कौन कौन से मेटल में कितना चार्ज लगता है उसको देख लेते हैं। फर्स्ट अगर हम बात करें ग्रुप नंबर 1 के एलिमेंट की, तो ग्रुप नंबर 1 के एलिमेंट में लिथियम, लिथियम के आउटर मोस्ट में 1 होता है, जिसको डोनेट करके लिथियम +1 चार्ज शो करता है। पोटेशियम ये भी +1 चार्ज शो करता है, इसके आउटर मोस्ट में भी 1 ही इलेक्ट्रॉन होता है। नेक्स्ट सोडियम ये भी क्या करता है, +1 चार्ज। आई थिंक ये कैसे इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है आपको अच्छे तरीके से आता होगा, जैसे मैंने अभी कुछ देर पहले समझाया था। सोडियम का एटॉमिक नंबर 11, तो 281, तो 1 को डोनेट कर देगा। ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें मैग्नीशियम की, तो मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर 12, तो 282, तो 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा और ये क्या बना लेगा, 2+ चार्ज। इसी तरह हम कैल्शियम की अगर बात करें तो ये भी 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करके कैल्शियम 2+ चार्ज शो करता है। अगर हम जिंक की बात करें तो ये भी क्या करता है, 2+ चार्ज। कॉपर भी क्या करता है, 2+ चार्ज शो करता है। इसके अलावा अगर हम कोबाल्ट की बात करें तो कोबाल्ट CO ये भी 2+ चार्ज शो करता है। एक चीज़ ध्यान में रखिएगा, कोबाल्ट को हम लोग C कैपिटल में रहेगा और वो स्मॉल में रहेगा। कभी भी हम किसी भी एलिमेंट का सिंबल देखते हैं तो हमेशा उसका पहला लेटर कैपिटल होता है और सेकंड लेटर स्मॉल होता है। क्लियर है। अगर आपको कभी इस तरह से देखने को मिले कैपिटल C और कैपिटल O, तो समझ जाना ये कार्बन है और ये ऑक्सीजन है और ये क्या बना लेगा, कार्बन मोनोऑक्साइड। लेकिन अगर कैपिटल C और स्मॉल वो है तो समझ जाना ये क्या है, कोबाल्ट है। क्लियर बात।
ठीक, चलो इसी तरह अगर हम और भी देखें, अगर मरकरी का बात करें तो मरकरी Hg, इसमें भी क्या होता है 2+ चार्ज होता है। अगर हम सिल्वर का बात करें तो Ag रिप्रेजेंटेशन है और इसमें +1 चार्ज होता है। अगर हम लेड का बात करें तो Pb, इसमें भी क्या होता है 2+ चार्ज होता है। अगर हम एल्यूमिनियम का बात करें तो एल्यूमिनियम में कितना होता है 3+ चार्ज होता है, तो इसको भी आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा आयरन की अगर हम बात करें तो आयरन 2+ भी बना लेता है और आयरन 4+ भी बना लेता है, सॉरी 3+ बना लेता है, बट मोस्टली हमको ध्यान में रखना है इसका जो 2+ वाला कंपाउंड बनेगा 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करके। इसके अलावा अगर हम टीन की बात करें तो टीन को हम SN से रिप्रेजेंट करते हैं, ये 2+ भी बना लेता है और ये 4+ भी बना लेता है। क्लियर है? तो अगर आप इतने मेटल को दिमाग में रखते हो कि इसमें कैसे चार्ज लगता है तो आपको कंपाउंड बनाने में कोई दिक्कत नहीं होगी, और बाकी जो बचे हुए हैं वो समय के साथ आपके दिमाग में अपने आप आ जाएगा। निगेटिव चार्ज की बात करें तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं हैलोजन ग्रुप की, जिसको हम X से रिप्रेजेंट करते हैं। तो हैलोजन ग्रुप जो 17 नंबर ग्रुप है हमारे पीरियोडिक टेबल में, उसमें आउटर मोस्ट में सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट होती है, और 1 इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट होती है तो वो 1 इलेक्ट्रॉन गेन करके 1- निगेटिव चार्ज बना लेते हैं। हैलोजन ग्रुप में हम लोग मोस्टली कंसिडर करते हैं फ्लोरीन, तो फ्लोरीन क्या हो जाएगा 1 इलेक्ट्रॉन गेन करके F-। फिर क्लोरीन क्या करेगा, ये भी Cl-, ब्रोमीन भी Br- और आयोडीन I-। इस तरह से पूरे हैलोजन ग्रुप के एलिमेंट 1 इलेक्ट्रॉन गेन करके माइनस चार्ज शो करते हैं, 1- चार्ज। इसके अलावा अगर हम हाइड्रोक्सिल आयन की बात करें तो OH- में सिर्फ 1 ही निगेटिव चार्ज है। अगर हम सल्फेट आयन की बात करें तो SO4 और ये 2- 2 इलेक्ट्रॉन गेन करता है, इसीलिए कॉपर सल्फेट बन जाता है। कॉपर देखो 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा और SO4 2 इलेक्ट्रॉन को ले लेगा और CuSO4 क्या बन जाएगा, कॉपर सल्फेट। इसके अलावा हम हाइड्रोजन को भी यहाँ लिख सकते हैं, हाइड्रोजन पे जो चार्ज आता है वो +1 चार्ज आता है। ठीक है, यहाँ देख लो। अब अगर हम कार्बोनेट आयन की बात करें तो CO3 2-, इसमें भी 2 चार्ज होता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें NO3 की तो इसको हम बोलते हैं नाइट्रेट आयन, ये है नाइट्रेट आयन और इस पर कितना चार्ज होता है, -1। इसके अलावा अगर हम बात करें NO2 तो इस पर भी क्या आता है, माइनस चार्ज, और इसको हम क्या बोलते हैं, नाइट्राइट आयन बोलते हैं। क्लियर है? तो इस तरह से हमने समझ लिया कि कौन कौन से एलिमेंट में पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज कैसे होता है। एक और ध्यान में रखिएगा, अगर हम ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन पे कितना चार्ज होता है, ऑक्सीजन पे होता है 2- चार्ज। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 होता है तो उसका इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन क्या हो जाएगा, 2 और 6। 2 और 6 तो इसको 8 बनने के लिए कितना चाहिए, 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो 2- चार्ज इस पे लग जाता है। क्लियर है? हालांकि जो ऑक्सीजन होता है ये मोनोऑक्साइड बनाता है, उसी को ऑक्साइड भी कहते हैं। इसके अलावा ये पर ऑक्साइड और सुपर ऑक्साइड भी फॉर्म करता है। कैसे फॉर्म करता है थोड़ा समझ लेते हैं, क्योंकि ये क्लास 11 का पार्ट है। जब भी ऑक्सीजन O2- के फॉर्म में रहे तो समझ जाना ये क्या है, ऑक्साइड है, और अगर सिंगल है तो इसको हम लोग मोनोऑक्साइड भी कह देते हैं। क्लियर है? जब भी ऑक्सीजन इस तरह से कंबाइन हो कि उसका 2 ऑक्सीजन मिलके एक निगेटिव चार्ज प्रोवाइड करे तो इसका हम बोलते हैं सुपर ऑक्साइड। सुपर ऑक्साइड, जैसे एग्जांपल देखना चाहें तो KO2, ठीक है, पोटेशियम 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा और उसको 2 ऑक्सीजन मिलके गेन कर लेंगे। अगर O2 का बात करें तो इसका बहुत सारा एग्जांपल हम देख सकते हैं, जैसे हम बात कर सकते हैं यहाँ पे मैग्नीशियम ऑक्साइड जो हमने लास्ट टाइम देखा हुआ है। ठीक है, तो मैग्नीशियम ने 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट किया और ऑक्सीजन ने उस 2 इलेक्ट्रॉन को गेन कर लिया, तो 1 इलेक्ट्रॉन पे क्या है, 2- चार्ज, तो ये बनाएगा ऑक्साइड या मोनोऑक्साइड। अगर हम बात करें O2 और ये 2- की, मतलब 2 ऑक्सीजन पे 2 क्या आएगा, निगेटिव चार्ज आएगा, तो ये क्या फॉर्म करता है, ये फॉर्म करता है पर ऑक्साइड। जैसे कि एग्जांपल देख लेते हैं, इसका एग्जांपल है हमारे पास H2O2, हाइड्रोजन पर ऑक्साइड। अब हाइड्रोजन पर ऑक्साइड कैसे फॉर्म होता है जरा देखिए, ये हाइड्रोजन, यहाँ पे 2 ऑक्सीजन, ये इस तरह से फॉर्म होता है हाइड्रोजन पर ऑक्साइड। तो यहाँ पे चार्ज कैसे लगेगा, इस हाइड्रोजन पे एक पॉजिटिव चार्ज, इस पे एक पॉजिटिव चार्ज, और इसकी वजह से इस पे एक निगेटिव चार्ज और इस पे एक निगेटिव चार्ज। तो देखो दोनों ऑक्सीजन पे मिला के कितना चार्ज मिला, 2- चार्ज। तो ऑक्सीजन के अलग अलग ऑक्साइड के फॉर्मेशन होते हैं जो हमको क्लास 11th में आगे जाके पढ़ने होते हैं।
बट अगर आपके दिमाग में अभी से है तो ये अच्छी बात है। तो यहाँ हमने ओवरऑल ये समझा कि कौन कौन से एलिमेंट में पॉजिटिव चार्ज होते हैं और कौन कौन से एलिमेंट या कंपाउंड में नेगेटिव चार्ज होते हैं। क्लियर है? अब देखो जस्ट एग्जांपल के लिए हम कुछ कंपाउंड बना के यहाँ पर चेक करते हैं। चलो, ये जो मैं ग्रीन बॉक्स के अंदर में रख रहा हूँ इसको तो आप बिल्कुल नोट ही कर लीजिएगा, इतने को आप अच्छे से नोट कर लीजिएगा और मैं यहाँ पे कुछ कंपाउंड बनाना आपको सिखाता हूँ। देखो, लेट सपोज अगर आप चाहते हो, कोई भी एक लेते हैं रैंडमली, अगर आप चाहते हो आपको सोडियम के साथ इनके कंपाउंड बनाने हैं तो जरा देखिएगा, अगर आपको फर्स्ट कंपाउंड सोडियम के साथ अगर आपको क्लोरीन को लेकर के कंपाउंड बनाने हैं तो सोडियम एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा और क्लोरीन को एक ही चाहिए तो एक क्लोरीन उसको गेन कर लेगा और NaCl बना लेगा। क्लियर बात? ठीक। इसी तरह अगर आप सोडियम का जो रिएक्शन है किससे करना चाहते हो, OH- से, तो यहाँ देखो जरा, सोडियम एक इलेक्ट्रॉन देगा और OH- एक इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा, तो बस एक एक पेयर की ही रिक्वायरमेंट है, तो ये बन गया NaOH। जरा समझना ध्यान से। अब चाहते हो आपकी सोडियम अगर सल्फेट के साथ कंबाइन हो जाए तो कैसे कंबाइन होगा, देखो जरा, सोडियम जो है एक इलेक्ट्रॉन दे सकता है लेकिन जो सल्फेट है इसको कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए ना, तो फिर क्या एक सोडियम इसको 2 इलेक्ट्रॉन दे पाएगा? नहीं दे पाएगा। तो हमको क्या करना पड़ेगा, सोडियम का 2 यहाँ पे मॉलिक्यूल लेना पड़ेगा, तब तो ये 2 इलेक्ट्रॉन दे पाएगा ना, और यहाँ पर एक सल्फेट इससे कंबाइन हो जाएगा, तो ये Na2SO4 बन गया। क्लियर बात? नेक्स्ट चलो एक और बना लेते हैं। इसी तरह अगर हम सोडियम का रिएक्शन किससे कर ले, अगर नाइट्रेट से कर ले तो देखो क्या हो जाएगा, एक सोडियम एक इलेक्ट्रॉन देगा और एक नाइट्रेट उसको गेन कर लेगा, तो ये क्या हो जाएगा, NO3। क्लियर बात? अब जरा समझना, अब मान लो मैं एक और एग्जांपल ले लेता हूं, किसका, इस बार मैं ले लेता हूं लेड का। ठीक है, लेड जो कि 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है, तो लेड अगर मान लो कार्बोनेट के साथ कंबाइन होना चाहता है तो कैसे कंबाइन होगा, जरा देखो तो, इसको मैं अलग कलर से शो करता हूं। लेड है Pb जो कि 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा और कार्बोनेट भी 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर सकता है, तो ये हो जाएगा PbCO3। क्लियर बात? चलो नेक्स्ट। अब देखो अगर ये लेड कार्बोनेट के नाइट्रेट के साथ कंबाइन होना चाहे, इसके साथ रिएक्ट करना चाहे तो क्या होगा, देखो जरा, लेड 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है बट नाइट्रेट को सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन लेने की आदत है, तो क्या करना पड़ेगा, नाइट्रेट अपने एक और फ्रेंड को बुला के लाएगा और दोनों मिलकर फिर इसके 2 इलेक्ट्रॉन को गेन करेंगे। तो देखो यहाँ पे लेड तो एक ही लेड 2 इलेक्ट्रॉन दे देगा, लेकिन यहाँ पे 2 नाइट्रेट की रिक्वायरमेंट है, तो ये क्या हो जाएगा, NO3, और यहाँ पर नाइट्रोजन ऑक्सीजन, यहाँ पे 2 एलिमेंट आपस में है ना, तो हम क्या लगा देंगे, एक ब्रैकेट लगा देंगे और इसके 2 मॉलिक्यूल ले लेंगे। क्लियर बात? तो इस तरह से आप समझ सकते हो कि कोई भी इनमें से किसी के साथ भी बनाना है तो आपको इलेक्ट्रॉन को बस बैलेंस करके चलना है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन को बैलेंस कर दीजिए, जितना इलेक्ट्रॉन ये डोनेट करेंगे उतने ही ये लेने चाहिए। अगर इनमें कम ज़्यादा क्वांटिटी हो रही है तो उनकी क्वांटिटी को आप बैलेंस कर लीजिए। क्लियर बात? जैसे एक और एग्जांपल देखते हैं अपन। चलो मैं यहाँ पे लिखता हूँ, अगर मान लो हमको एग्जाम्पल नंबर 6 हो गया। चलो अगर हमको सोडियम का ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कराना है तो सोडियम क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, लेकिन ऑक्सीजन तो 2 ले सकता है ना, तो ये देखो ये कैसे बनेगा, ये बनेगा Na2O। समझ आया? 2 सोडियम ने मिलकर 2 इलेक्ट्रॉन दिया, उसको एक ही ऑक्सीजन ने गेन कर लिया। क्लियर बात? एक और मोस्ट कॉमन एग्जांपल, अगर एल्यूमिनियम सल्फेट के साथ कंबाइन होना चाहे तो क्या बनाएगा, जरा देखो, एक एल्यूमिनियम 3 इलेक्ट्रॉन दे सकता है लेकिन जो सल्फेट है ये 2 ही ले सकता है। अब बताओ 2 और 3 को बैलेंस कैसे करेंगे, तो 2 और 3 को बैलेंस करने का तरीका ये होता है कि 2 वाले में 3 का मल्टीप्लाई कर दो और 3 वाले में 2 का मल्टीप्लाई कर दो। तो इस तरह से देखो, एल्यूमिनियम ये 3 दे सकता है तो एल्यूमिनियम का 2 क्वांटिटी ले लेंगे हम, तो कितना इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, 6 इलेक्ट्रॉन। और सल्फेट जो है ये एक सल्फेट 2 इलेक्ट्रॉन ले सकता है, तो 3 सल्फेट ले लेते हैं, तो SO4। और मैंने बताया जब आपस में एलिमेंट 2-3 एलिमेंट मिलकर कंपाउंड बनाते हैं तो वहाँ पे ब्रैकेट लगा देंगे, और सल्फेट कितना चाहिए हमको, 3 चाहिए। क्लियर बात? तो इस तरह से देखिए Al2SO4 और थ्राइस कैसे बना, समझ आ गया? यहाँ पे एल्यूमिनियम जो है कितने इलेक्ट्रॉन दे सकता है, 3 इलेक्ट्रॉन, और ये जो सल्फेट है कितने इलेक्ट्रॉन ले सकता है, 2। तो इसको बैलेंस करना है, तो बैलेंस करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इस 3 में हम क्या कर देंगे, इस 3 में हम 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे और यहाँ 2 में 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे। तो देखिए मैंने एल्यूमिनियम को कितना ले लिया, 2 ले लिया, और यहाँ सल्फेट को 3 ले लिया। समझ आया?
इस तरह से हमने क्या बना दिया, कंपाउंड। अब आप चाहो तो कोई भी किसी के साथ भी रिएक्शन करके कंपाउंड बना सकते हो। आई थिंक अब आपको इसमें कोई भी प्रकार का दिक्कत नहीं होना चाहिए, बस आपको इतना पता होना चाहिए कि इसमें चार्ज किस तरह से होते हैं, किसमें कितना पॉजिटिव चार्ज है और किसमें कितना नेगेटिव चार्ज है। क्लियर बात है। आयरन का मैंने बताया, आप मोस्टली किसको लेके चलना, Fe2 को। चलो एक एग्जाम्पल उसका भी अपन देख लेते हैं। अगर आपको आयरन के साथ बनाना है, मान लो आयरन का रिएक्शन आप सल्फेट से कराना चाहते हो, तो क्या हो जाएगा, सल्फेट 2 इलेक्ट्रॉन लेगा और आयरन उसको 2 इलेक्ट्रॉन दे देगा, तो ये हो जाएगा FeSO4। क्लियर बात। चलिए एक लास्ट एग्जांपल और देखते हैं। अगर मान लो हमको रिएक्शन कराना है, लेड का रिएक्शन हमको कराना है आयोडीन से, जो कि कई बार आपको देखने को मिलेगा। तो लेड क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, लेकिन आयोडीन तो सिर्फ एक ही ले सकता है ना। तो यहाँ पर लेड हो गया Pb जो 2 इलेक्ट्रॉन देगा, तो आयोडीन का 2 मॉलिक्यूल आएगा और उसके दोनों इलेक्ट्रॉन को ले लेगा। क्लियर बात। तो इस तरह से हमने फाइनली सीख लिया कि कंपाउंड कैसे बनाएंगे। इसको आप नोट कर लीजिए। फिर इसके बाद हम आगे देखेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक कंपाउंड्स। क्लियर है, चलिए नोट कर लीजिए। नेक्स्ट अब हम बात करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक कंपाउंड की। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी हम देखेंगे फिजिकल स्टेट एंड द नेचर ऑफ आयनिक कंपाउंड। फिजिकल स्टेट एंड नेचर। तो अगर हम फिजिकल स्टेट ऑफ आयनिक कंपाउंड की बात करें तो मोस्टली ये क्रिस्टलाइन सॉलिड के फॉर्म में होते हैं और इनका नेचर हार्ड होता है। ये इतने हार्ड होते हैं कि ब्रिटल नेचर के होते हैं। अगर इनको हैमर से हिट किया जाए तो ये मुड़ेंगे नहीं, इनकी फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होगी, ये सीधा ब्रेक हो जाते हैं। चलो तो लिख लेते हैं इसको। इनका स्टेट कैसा होगा, क्रिस्टलाइन सॉलिड, और ये हार्ड नेचर के होते हैं, साथ ही ब्रिटल नेचर के होते हैं। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि इनके जो आयंस हैं उनके बीच में एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स वर्क करता है, जिसकी वजह से आयनिक कंपाउंड के कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल जो कि आयन होते हैं, तो इनके आयन काफ़ी पास होते हैं, एक दूसरे से क्लोजली बाउंडेड होते हैं, और क्लोजली बाउंडेड होने की वजह से ये क्रिस्टल के फॉर्म में होते हैं, क्रिस्टलाइन सॉलिड के फॉर्म में होते हैं, और ये हार्ड नेचर के होते हैं। साथ ही इनको अगर हिट करें तो ये ब्रेक हो जाएंगे, मतलब ब्रिटल नेचर के होते हैं। क्लियर है। इसके पीछे रीजन क्या है, बिकॉज strong electrostatic force of attraction is worked between ions। क्लियर है। इनके आयंस के बीच में स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वर्क करता है, जिसकी वजह से इनका फिजिकल स्टेट सॉलिड होता है और इनका नेचर हार्ड एंड ब्रिटल होता है। क्लियर बात। सेकेंड प्रॉपर्टी की हम बात कर लेते हैं। सेकेंड प्रॉपर्टी है मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। अब आप ही बताइए, अगर ये सॉलिड है, हार्ड है, तो इनका मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट ऑब्वियसली क्या होगा, हाई होगा, क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से जो बॉन्डेड है, इनको अगर हम हीट करेंगे तो ब्रेक होने में काफ़ी ज़्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी, इसीलिए इनका मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, हाई होगा। क्लियर है। तो ये क्वेश्चन बन सकता है कि वाई आयनिक सॉलिड, मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आयनिक सॉलिड एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ आयनिक सॉलिड, कोई भी पूछ सकता है, इज हाई। क्यों होता है, क्योंकि इनके बीच में जो बॉन्ड होता है वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से बॉन्डेड होता है और उसको ब्रेक करने के लिए काफ़ी एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। क्लियर है। सो यहाँ आप लिख सकते हो, टू ब्रेक बॉन्ड बिटवीन आयंस a huge amount of energy is required। नेक्स्ट थर्ड प्रॉपर्टी हम देख लेते हैं, सॉल्युबिलिटी। तो सॉल्युबिलिटी कैसा होगा, आयनिक कंपाउंड जो होते हैं पोलर नेचर के होते हैं, इनमें पोल बनते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज आ जाते हैं। तो पोलर कंपाउंड ऑलवेज पोलर कंपाउंड में ही डिसॉल्व होगा और नॉन पोलर में डिसॉल्व होगा। पोलर कभी नॉन पोलर में इजीली डिसॉल्व नहीं होगा। तो यहाँ पर आयनिक सॉलिड क्या है, आयनिक सॉलिड पोलर है, तो ये पोलर
soluble in polar solvent, ये पोलर सॉल्वेंट में क्या होंगे, सॉल्यूबल होंगे, लाइक वाटर, वाटर क्या है, पोलर सॉल्वेंट है तो ये वाटर में डिजोल्व हो जाएंगे। जैसे NaCl सॉल्ट है हमारा, NaCl एक आयनिक कंपाउंड है, उसको वाटर में डिजोल्व करेंगे तो वो आसानी से डिजोल्व हो जाएगा। क्लियर है, पोलर सॉल्वेंट पोलर में डिजोल्व होगा। क्यों होगा, क्योंकि NaCl की अगर हम बात करें तो NaCl में क्या है, देखो Na+ और Cl-, जब इसको हम वाटर में डिजोल्व करेंगे तो वाटर में भी क्या है, आयंस फॉर्म हो जाएगा H+ और OH-, और इस तरह से इसका पॉजिटिव चार्ज इसके नेगेटिव चार्ज से, इसका नेगेटिव चार्ज इसके पॉजिटिव चार्ज से अच्छे तरीके से क्या हो जाएगा, डिजोल्व हो जाएगा। क्लियर है, तो पोलर जो होते हैं पोलर में डिजोल्व हो जाते हैं। बट अगर हम इसको नॉन पोलर में डिजोल्व करें, हाइड्रोकार्बन में डिजोल्व करें, केरोसिन में डिजोल्व करें तो ये डिजोल्व नहीं होगा। तो यहां आप लिख सकते हैं इट इज इनसॉल्यूबल इन नॉन पोलर सॉल्वेंट, नॉन पोलर सॉल्वेंट लाइक कार्बन टेट्राक्लोराइड, बेंजीन, केरोसिन एटसेट्रा। ठीक है, इस तरह के कंपाउंड में ये डिजोल्व नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे, क्योंकि एक तो हमारा जो आयनिक कंपाउंड है पोलर नेचर का है, लेकिन जो सेकंड सॉल्वेंट है ये नॉन पोलर का है, तो दोनों में बात नहीं बन पाएगी। क्लियर है, इसको आप नोट कीजिए। फिर एक 4th नंबर का वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी हम डिस्कस करते हैं, नोट कर लीजिए इसको आप। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं 4th नंबर के प्रॉपर्टी की, दैट इज कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। देखो, इलेक्ट्रिसिटी के कंडक्शन का मतलब क्या होता है, फ्लो ऑफ चार्ज या फ्लो ऑफ आयन। जब आयन फ्लो करेंगे तो वहां क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होता है। तो एक चीज समझो, क्या आयनिक कंपाउंड इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं? बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है ये। तो जो आयनिक कंपाउंड होते हैं, अगर ये सॉलिड स्टेट में है तो ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करेंगे, लेकिन अगर ये मॉल्टन स्टेट में है, मतलब अपने पिघले हुए स्टेट में है, लिक्विड स्टेट में है, तो ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करेंगे। ऐसा क्यों? क्योंकि अगर ये सॉलिड स्टेट में है तो इनके आयंस के बीच में स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वर्क करता है, जिसकी वजह से इनके आयंस मूव नहीं कर सकते, और अगर मूव नहीं करेंगे तो फ्लो ऑफ आयन नहीं होगा, और फ्लो ऑफ आयन नहीं होगा तो इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन नहीं होगा। लेकिन अगर ये लिक्विड स्टेट में है या इनको हमने हीट करके मेल्ट कर दिया, तो अब क्या होगा, मेल्ट होने के बाद इनके जो चार्ज है, इनके जो आयंस हैं, उनके बीच में जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा था अभी कम हो गया, क्योंकि हमने उसको हीट करके मेल्ट कर दिया। तो अब इस कंडीशन में इनके जो आयंस हैं मूव कर सकते हैं, और अगर मूव कर सकते हैं तो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सकते हैं। चलिए इसको लिखते हैं। क्या बोला हमने, आयनिक कंपाउंड्स डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन सॉलिड स्टेट। अगर ये अपने सॉलिड स्टेट में हैं तो ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करेंगे, बट दे कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन मॉल्टन स्टेज, या इसको हम बोल सकते हैं लिक्विड स्टेट। क्लियर है, ऐसा क्यों होता है, रीजन की भी बात कर लेते हैं। क्योंकि इन सॉलिड स्टेट नो मोमेंट ऑफ आयंस। सॉलिड स्टेट में आयंस का मूवमेंट नहीं होता है। क्यों? बिकॉज ऑफ स्ट्रॉन्ग
इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन आयंस। क्लियर है? तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि आयनिक कंपाउंड अपने सॉलिड स्टेट में इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट क्यों नहीं करते हैं? क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि सॉलिड स्टेट में आयंस के बीच में स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वर्क करता है, जिसकी वजह से इनके आयन का मूवमेंट नहीं हो पाता है। बाउंडेड होते हैं इनके आयंस फ्री नहीं होते हैं, तो मूवमेंट कर ही नहीं पाएंगे, और अगर मूवमेंट नहीं कर पाएंगे तो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं कर पाएंगे। क्लियर है? क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी का सीधा सा मतलब ही क्या होता है? इलेक्ट्रिसिटी का मतलब होता है फ्लो ऑफ चार्ज। ठीक है? तो अगर उसके चार्ज या आयंस फ्लो ही नहीं करेंगे तो फिर इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन कैसे होगा? तो क्यों नहीं होगा? क्योंकि सॉलिड स्टेट में उनके आयंस फ्री नहीं होते हैं, मूवमेंट नहीं कर पाते हैं स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से। बट अगर हम बात करें इसके लिक्विड स्टेट की, तो देखो इन लिक्विड स्टेट और यू कैन से इन मॉल्टेन स्टेट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज ओवरकम बाय हीट। हमने सॉलिड को लिक्विड या मॉल्टन स्टेज में लाने के लिए जो हीट दिया, उससे क्या हो गया? इनके बीच में लगने वाला स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या हो गया? ओवरकम हो गया, रिड्यूस हो गया, कम हो गया। तो अब क्या हो जाएगा? हैंस आयंस कैन मूव। अब आयन क्या कर सकते हैं? मूव कर सकते हैं, और अगर ये मूव कर सकते हैं तो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सकते हैं। क्लियर बात? तो इस तरह से हमने वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी को समझ लिया। क्लियर है? नेक्स्ट एक छोटा सा टॉपिक और बचा है, रिएक्टिविटी ऑफ मेटल, रिएक्टिविटी सीरीज। तो उसको भी हम इसको नोट कीजिए, फिर तुरंत फिनिश कर लेते हैं। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल्स की। रिएक्टिविटी सीरीज क्या है? मेटल को हम उनके रिएक्टिविटी के अकॉर्डिंग एक पर्टिकुलर वे में अरेंज करते हैं, एक सीरीज में अरेंज करते हैं, और उसे ही हम कहते हैं रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल। इससे हमको मेटल की रिएक्टिविटी के बारे में पता चल जाता है कि कौन सा मेटल कम रिएक्टिव है और कौन सा मेटल ज़्यादा रिएक्टिव है। तो चलिए इस सीरीज में अरेंज करते हैं मेटल्स को। अगर हम मोस्ट रिएक्टिव मेटल की बात करें तो वो है पोटेशियम। पोटेशियम के बाद आता है सोडियम का नंबर, सोडियम के बाद फिर आता है कैल्शियम, कैल्शियम के बाद फिर आता है मैग्नीशियम, मैग्नीशियम के बाद फिर आता है एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम के बाद फिर आता है जिंक, जिंक के बाद आता है आयरन, फिर आयरन के बाद आता है टीन, टीन के बाद आता है लेड, लेड के बाद आता है हाइड्रोजन, और हाइड्रोजन के बाद आता है कॉपर, फिर कॉपर के बाद आता है मरकरी, फिर मरकरी के बाद सिल्वर, और सिल्वर के बाद गोल्ड। इस तरह से मेटल की रिएक्टिविटी होती है। इसमें हमने इनको डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज किया है, जिससे हमको ये क्लियर हो गया है कि मोस्ट रिएक्टिव कौन है? मोस्ट रिएक्टिव है पोटेशियम, और सबसे कम रिएक्टिव कौन है? लीस्ट रिएक्टिव है गोल्ड, लीस्ट रिएक्टिव। क्लियर है? और बाकी इस सीरीज में आप देख के समझ सकते हो कि कौन कैसा रिएक्टिव है। इसी का यूज हम लोग डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में भी करते थे, जब वहां हम बोलते थे कि मोर रिएक्टिव एलिमेंट लेस रिएक्टिव एलिमेंट को डिस्प्लेस कर रहा है, तो हम इसी सीरीज के अकॉर्डिंग बोला करते थे। उसमें आप देखे होंगे कि अगर जिंक और आयरन का आपस में दोनों का कॉम्बिनेशन है, तो यहाँ जिंक और आयरन का अगर कॉम्बिनेशन है तो जिंक क्या करेगा? आयरन को डिस्प्लेस कर देगा। जिंक कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया था। हमने एक रिएक्शन देखा था, आपको अगर याद होगा तो, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में जिंक अगर कॉपर सल्फेट से रिएक्ट करेगा तो देखो ये कॉपर क्या है? लेस रिएक्टिव है, तो जिंक उसको क्या कर दिया था? डिस्प्लेस कर दिया था, और ये बन गया था जिंक सल्फेट, और साथ ही कॉपर अलग बाहर निकल गया था। क्लियर है? तो ये सब कुछ आप जानते हैं। तो देखिए ये हमने देख लिया रिएक्टिविटी सीरीज, और फाइनली
हमने अपना ये जो सिलेबस है, अगर रिड्यूस सिलेबस के अकॉर्डिंग बात करें जो 2020-21 में एग्जाम देने वाले हैं, तो उनके अकॉर्डिंग हमने सिलेबस को कंप्लीट कर लिया है। अगर हम नेक्स्ट सेशन के लिए बात करें तो उसमें मेटलर्जी का कुछ टॉपिक है जिसको हम आगे कवर कर देंगे, बट इस सेशन के लिए 2021 के लिए हमने ये सिलेबस कंप्लीट कर लिया। ठीक है, तो इस लेक्चर को हम यहीं फिनिश करते हैं, इसको आप नोट कर लीजिए। आई थिंक आपको सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।